नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो क्रिया शारीर के बारे में है। यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट क्रिया शारीर, और हम आज चर्चा करेंगे मेद धातु के बारे में। आप तो जानते हैं कि मैं लगातार कई वीडियोस बना रहा हूं शारीरिक क्रिया या क्रिया शारीर सब्जेक्ट के उपयुक्तता से, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है आयुर्वेद का। जो क्रिया शारीर अच्छा समझेगा उसको आयुर्वेदिक पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, और उसको जो काय चिकित्सा सब्जेक्ट है वो भी बहुत आसान जाएगा, और ज्यादातर आगे चलकर उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो फंडामेंटल जो है आयुर्वेद के बेसिक्स हैं वो उसको क्लियर रहेंगे। तो आप तो जानते हैं कि शारीरिक क्रिया का दूसरा नाम दोष धातु मल विज्ञान है। विज्ञान का मतलब है साइंस, और दोष धातु और मल ये मानवीय देह के अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे तीन घटक हैं। दीज आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, दोष धातु एंड मल। दोष का मतलब है बायो एनर्जीज, वात पित्त कफ। जो सप्त धातु हैं जिसको बॉडी टिश्यूज कहा जा सकता है, उसके नाम है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और उसके बाद आते हैं तीन मल जिसका नाम है मूत्र, यूरिन, पुरीश दैट इज स्टूल्स, एंड स्वेद दैट इज स्वेट। तो एक एक करके रस, रक्त, मांस, हर एक धातु का तीन तीन भाग में मैं वीडियो बना रहा हूं। उसी तरह आप ये सब हिंदी में है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदेमंद हो जाएंगे। मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो आप जरूर लाइक कर सकते हैं, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीएमएस के, उनके साथ शेयर कर दीजिए। उनको बहुत पक्की, आसानी से और आत्मविश्वास पूर्वक ये विषय की जानकारी मिलेगी। तो आज बात करेंगे मेद धातु भाग एक by Professor Dr. R. Deshpande. I am MD in Ayurvedic Medicine, Kaya Chikitsa, and MD in Ayurvedic Physiology, that is Kriya Sharir. For paid online consultation and paid online BMS classes, you can WhatsApp me on 9226810630. हमारे प्रैक्टिस में ये मेद धातु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग एक में हम नाम, निरुक्ति, पर्याय इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद स्थान, थर्ड पॉइंट विल बी संगठन एंड स्वरूप, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, धातु प्रकार, परिणमन, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और परिणमन काल। दिस इज पीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर, क्रिया शारीर लेक्चर। देखिए, शरीर में स्निग्धता का संचय करने वाला ये मेद धातु है। स्निग्धता, ल्यूब्रिकेशन, फैटी सब्सटेंस। मेद धातु का सर्वश्रेष्ठ कर्म है स्नेहन, टू प्रोवाइड द लुब्रिकेंट फैटी टिश्यू टू द बॉडी। अति स्निग्ध आहार तथा व्यायाम के अभाव, मतलब इनपुट इज मोर, हाई कैलोरी डाइट, हाई फैटी डाइट, तले हुए पदार्थ ज्यादा तौर पर खाना, हजम होने में तकलीफ देने वाले गुरु पदार्थ ज्यादा तरीके से खाना, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठा व्यवसाय आपका, कुछ काम धंधा, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं ले रहे हैं, तो इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट। सो क्या हो जाएगा, उसके कारण मेद धातु दुष्ट होकर उसकी अतिरिक्त अनवांटेड ग्रोथ हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति को आयुर्वेद में मेदो रोग की शिकायत है। उसको ही स्थौल्य बोला जाता है, जिसको मॉडर्न परिभाषा में ओवर वेट या ओबेसिटी भी कह सकते हैं, जिसका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई कितना रहता है, मोर देन 25 नंबर। और ये आजकल दिनों में ये बहुत ही चिंता का विषय बन गया है, ओबेसिटी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक हिंदी भाषा में ये ओबेसिटी के तरफ, मोटापा के कारण और लक्षण और चिकित्सा के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पर है। आप मोटापा ऐसे टाइप करके वो जरूर वीडियो देख सकते हैं।
मेद धातु के नाम निरुक्ति पर्याय के बारे में चर्चा। निरुक्ति, ईमेदा। निरुक्ति का मतलब है इसमें जो है ना बेसिक संस्कृत जो शब्द है वो कौन सा है और उसका अर्थ क्या है। तो मेद धातु का मूल धातु जो है उसका ईमीदा, उसका अर्थ होता है स्नेहन, अंचसनेस। हमारे खाने में जैसे घी रहता है, तेल रहता है, वो कैसे सब्सटेंसेस है? फैटी सब्सटेंसेस हैं। तो फैटी सब्सटेंसेस से क्या हो जाता है? बॉडी का ऑयलिंग हो जाता है। स्नेहना का मतलब है ऑयलिंग, और ऑयलिंग होने से लुब्रिकेशन भी हो जाता है। तो स्नेहन इस धातु से मेद शब्द बनता है, जिससे मेद का अर्थ स्नेहन, ऑयलिंग प्रतीत होता है। मेद धातु is nothing but the fatty tissue or adipose tissue according to the modern physiological terminology. शरीर अंतर्गत जो घृत, घी जैसा स्निग्ध धातु होता है वही मेद धातु है। आयुर्वेद में जो जंगम प्राणियों से प्राप्त, ध्यान से सुनिए, एनिमल प्रोडक्ट, जंगम प्राणियों से प्राप्त चतुर्विध स्नेह, 4 टाइप्स ऑफ ऑयल्स बता दिए हैं, फैटी सब्सटेंसेस बता दिए हैं। उनका नाम है सर्पी का मतलब घी, मेद फैट, वसा और मज्जा। ओके, सर्पी, मेद, वसा, मज्जा। इनमें से मेद का अर्थ है उदर, दैट इज एब्डोमेन, और नितंब, पेल्विक गर्डल इत्यादि स्थानों में संचित स्नेह, फैट, स्टोर्ड फैट। ऑलवेज ध्यान में रखिए, हमारे जो कैलोरी प्रोवाइड होते हैं वो ज्यादातर मॉडर्न फिजियोलॉजी के हिसाब से वी गेट द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स यू 9 कैलोरीज। लिख दीजिए आप कार्बोहाइड्रेट। हाँ, जो स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं वो है फैट, और फैट ऑल्सो प्रोवाइड द सेम एनर्जी, दैट इज 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। ये ज्यादातर मतलब हमें एनर्जी देने वाले है पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन्स जो है वो वेयर एंड टेयर में काम आते हैं। मेद धातु के जो पर्यायी नाम है, सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो पहला है मांसज या मांस तेज। क्यों ऐसा नाम पड़ा है? मेद धातु की उत्पत्ति जो है वो मांस धातु से उसको नरिशमेंट मिलती है। आयुर्वेद के हिसाब से जो क्रम परिणमन पक्ष है, केदार कुल्यान्या है, रसात रक्तम ततो मांसम, मांसात मेधा ततो अस्थिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेद धातु जो है वो मांस से उत्पन्न होता है, मांस के द्वारा उसको पोषक अंश मिलते हैं। आगे चलकर दूसरा नाम है पर्यायी नाम अस्थिकृत। कृत मतलब करने वाला, अस्थि का पोषण करने वाला ये मेद है। क्योंकि ध्यान से सुनिए क्रम कैसा है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो मेद का आगे का धातु है अस्थि। अस्थि धातु को जो पोषण के लिए पोषकांश चाहिए वो प्रदान करने वाला मेद धातु है। अगला पर्याय नाम वपा। वपा का मतलब है उदरगत स्नेह, दैट इज ओमेंटम। वसा इज नथिंग बट मांसगत स्नेह, ऑयल इनसाइड दैट मस्कुलर टिश्यू। मांस पकाने पर निर्माण होने वाला तेल सदृश जो पदार्थ है उसको वसा कहा जाता है। और एक पर्याय है मस्तुरुंग या मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क, ब्रेन के रिलेटेड जो भी ऑयली सब्सटेंसेस है उसको भी मेद धातु का पार्ट माना गया है। गोद, शब्दकोश के अनुसार ये पर्याय नाम है। गो का मतलब है वाणी या बुद्धि। तो ये बुद्धि, इंटेलिजेंस कहां पर रहती है? लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन में। तो मस्तिष्कगत बुद्धि जनक स्नेह, जिसके द्वारा हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो ये मेद धातु की तरफ से मिल जाते हैं। एक ध्यान से सुनिए कि मस्तिष्क ये मेद वाला धातु नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार मस्तिष्क ये मज्जा प्रधान अवयव है। ध्यान से सुनिए, वो कभी भी ऐसा मेद धातु नहीं बताया है। फिर मस्तिष्क में होने वाले जो जो ऑयली लुब्रिकेंट्स रहते हैं वो मेद धातु के पार्ट हो जाएंगे। अगला नाम है गौतम। जो सप्त ऋषि हैं
उनमें से गौतम एक ऋषि हैं। मेद धातु की खोज से संबंधित ये कुछ गौतम ऋषि का संबंध हो सकता है, इसी के लिए उसका नाम, पर्यायी नाम एक गौतम भी है। स्थान, मेद धातु के स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। मेद धातु सर्व शरीर में सर्वांग व्याप्त है। इट इज एग्जिस्ट ऑल ओवर द बॉडी। विशेषतः त्वचा एवं मांस के बीच, इन दोनों के बीच में ये मेद का आवरण होता है, जैसे कि ओमेंटम है। कुछ विशेष संचय स्थान, स्टोरिंग कैपेसिटी जिसमें है, एक है उदर। उदर में आंत्र को आच्छादित करने वाला जो सब्सटेंस है ओमेंटम, इट इज अ पार्ट ऑफ मेद धातु। मेदसो वर्ती ही ऐसे ओमेंटम को कहा जा सकता है। मेद धातु के स्थान अलग है। स्फिक, ग्लूटियल रीजन, नितंब, रादर दिस इज पेल्विक रीजन, दिस इज नितंब इज अ ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल मसल्स एंड फैट ओवर देयर, उर प्रदेश एंड स्तन। विशेषतः स्त्रियों में यौवन काल में इन स्थानों में पुष्टता आने के कारण यहाँ पर ज्यादा फैट डिपॉजिट होने लगता है, नितंब में और स्तन में स्त्रियों को एट द एज ऑफ प्यूबर्टी अराउंड 16, 17, 18, 19। तो ये जो स्थान है, उदर हो या नितंब हो या स्तन हो, उन स्थानों में पुष्टता आने के कारण यहाँ पर गौरवता और विशालता ब्रॉडनेस प्राप्त होता है। मेद धातु के स्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रीवा, नेक रीजन, स्कंध, शोल्डर गर्डर, पृष्ठ, बैक रीजन, उरु, दैट मीन्स द थाई रीजन। इसमें मेद संश्रय के कारण इन स्थानों को गोलाई प्राप्त होती है। एक प्रकार की जो सरकमफरेंस बन जाती है, वो मेद धातु का कवरिंग उसके ऊपर होता है। मेदो वह स्रोतस, हरेक धातु का स्रोतस आयुर्वेद ने कहा है। स्रोतस का मतलब है चैनल्स। मेद धातु की उत्पत्ति मतलब उसका जनरेशन, पोषण, परिणमन परिणमन, वहन ट्रांसपोर्ट, एवं मल जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, ये सब स्रोतस में ये सब घटना हो जाती हैं, घटित होती हैं। तो इसके लिए स्रोतस एक महत्वपूर्ण स्थान हर एक धातु के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और हर एक स्रोतस के कुछ कंट्रोलिंग जो पार्ट्स है उसको मूल कहा गया है, मूल स्थान। मूलम इति नियमन स्थानम, मेदो वहानाम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च। तो वृक्क, किडनीज एंड वपावहन ओमेंटम is a controlling and a storage place of the मेद धातु। मेदो वहे द्वे, ध्यान से सुनिए, स्रोतस के बारे में सुश्रुत कहता है तयोर मूलम कटि वृक्तौच, अगेन द पेल्विक गर्डल या द ग्लूटल रीजन एंड द किडनीज। कफ प्रकोपक आहार के कारण, क्योंकि मेद और कफ दोष, ध्यान से सुनिए, मेद धातु और कफ दोष, कफ दोष और मेद धातु का संबंध आश्रया आश्रयी है। मेद धातु आश्रय है और कफ दोष आश्रयी है। तो कफ प्रकोप कारण ज्यादा गुरु पदार्थ खाना, ज्यादा हाई कैलोरी फूड, हाई फैटी फूड, तो शरीर में उपस्थित द्रवभाग या क्लेद की अतिरिक्त वृद्धि होने पर उनका संचय मेद धातु में होकर उसका परिणाम मेद धातु से जो निर्मित वृक्क अवयव है, किडनीज हैं, उसके ऊपर भी हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जब भी आपको हाई कोलेस्टेरॉल होगा या ओबेसिटी होगी तो डेफिनेटली योर रीनल फंक्शन विल बी हैम्पर्ड। शरीर में संचित अतिरिक्त क्लेद वृक्क के द्वारा बस्ती के मार्ग से मूत्र के स्वरूप में बाहर निकलता है, बिकॉज मूत्रस्य क्लेद वहनम। अथवा क्या हो जाता है, ये क्लेद जो है वह त्वचा के द्वारा स्वेद के स्वरूप में भी बाहर निकलता है। इसी कारण जिसमें मेद धातु ज्यादा होता है उस व्यक्ति को पसीना ज्यादा आता है। संक्षेपतः मूत्र निर्मिति से संबंधित वृक्क, किडनीज एवं स्वेद, स्वेटिंग से मेद धातु का तथा मेद धात्वग्नि का निकट संबंध होता है। जब भी ये किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा, जब भी स्वेटिंग के कुछ प्रॉब्लम्स है, फाउल स्मेल आ रहा है, ज्यादा पसीना आ रहा है, तो आपको क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लिख दीजिए आप, मेदोपाचक क्वाथ या मेदोपाचक टैबलेट
आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, त्रिफला गुल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेदोपाचक डिकॉक्शंस या काढ़ा बाजार में उपलब्ध है। रसपाचक है, रक्तपाचक है, मांसपाचक है, मेदोपाचक है, एक्सेट्रा। स्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेद धातु, फैट टिश्यू, वपावहन एवं मेद का संचय स्थान है तथा कोष्ठांगों में से एक है। ये वपावहन जो पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल विसेरा और एब्डोमिनल कैविटी, ओमेंटम। वपावहनम, वपा उदरस्था स्निग्धवर्तिकायाम आहुः जनाः तैलवर्तिका इति चरक विमानस्थान अध्याय 5। चक्रदत्त टीकाकार लिखते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं कि व्हाट इज वपावहन। तो इसको मेदसहा वर्ती ही, स्नेहवर्तिका, तैलवर्तिका, ऐसे अलग अलग नाम वपावहन के लिए हैं। प्रत्यक्ष के आधार पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसकी तुलना, ये वपावहन की तुलना ओमेंटम से की जा सकती है। जो कटी प्रदेश है, पेल्विक गर्डल या पेक्टोरल गर्डल, उरक प्रदेश, ऑल्सो मेदोवसुतस का मूल स्थान या संचय स्थान बताया गया है। हियर द फैट इज स्टोर्ड। स्थान आगे चलकर बात कर रहे हैं। सुश्रुत ने मेदोधरा कला, मतलब सप्तधरा कला ऐसी कुछ कहा है, उसमें तीसरी जो है वो मेदोधरा कला है, जिसका संबंध एडिपोज टिश्यू से है, सुपरफिशियल एंड डीप फैशिया से भी है। ये मेदोधरो कला जो है, जो इनर लाइनिंग हम बोलते हैं, कला का हमेशा क्या लिखना है आपको, इनर लाइनिंग। इसके द्वारा मेद का पोषण, न्यूट्रिशन और धारण, स्टेबिलिटी आ जाती है। तृतीया, मेदोधरा कला मेदो ही सर्वभूतानां उदरस्थम अण्वस्थिषु च महसु च मज्जा भवति। स्थूल स्थूल अस्थिषु, लॉन्ग बोन जो होते हैं, फीमर है या ह्यूमरस है, उसमें क्या रहता है, बोन मैरो रहता है, उसमें मज्जा है। तो अभ्यंतराश्रिता अथ इतरेशु, जो स्मॉल बोन्स होते हैं, यहां लिखा है अनवस्थि, वेरी वर्टिब्री जैसे कि, इतरेशु, इसमें क्या रहता है, सरक्त मेद उच्चति, उसमें जो बोन मैरो है उसको बोलते हैं सरक्त मेद। मेदोधरा कला उदर, एब्डोमेन, अस्थि, बोन्स, माउस, मसल्स, इन स्थानों को व्याप्त करती है। मेद एक तो उदर भाग में रहता है, इट इज अ स्टोर्ड प्लेस, बेली बोलते हैं ना, बेली में ज्यादातर ये डिपॉजिट हो जाता है। उदर लंबनम, उदर स्थौल्य का एक लक्षण है उदर लंबनम, पेंडुलम टाइप ऑफ द एब्डोमेन हो जाता है। तथा लघु अस्थि जो होते हैं उसके स्थान में सरक्त मेद बताया गया है, बोन मैरो। मेदसो अपि यत् स्थानम वसा बहुलम तत् अपि आमाशय एकदेशे एव, चरक विमानस्थान अध्याय 6। मेद का स्थान वसा बहुल होकर वह आमाशय के एक भाग में होता है। महत्वपूर्ण एक संबंध है, आश्रय आश्रय संबंध। आश्रय हमेशा धातु होते हैं और आश्रयी दोष होते हैं। दोष धातु के माध्यम से कार्य करते हैं। तो मेद धातु का संबंध किससे है, कफ दोष से है। रक्त का संबंध पित्त दोष से है और अस्थि का संबंध वात से है। इसको बोलते हैं आश्रय आश्रय संबंध या दोष धातु संबंध। मेद तथा कफ के दोनों में गौरव है, द्रवता है, गुरु है, पिच्छिल, ये सब गुण समान रहते हैं। इसके कारण चरकाचार्य ने कफ को आश्रयी और मेद को आश्रय बताया है। इस संबंध के कारण ही कफ प्रकोपक जब हम आहार और विहार करते हैं, जीवन शैली हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हाई कैलोरी फूड हम इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, तो मेदो रोग अथवा स्थूल्य इन व्याधियों के वे कारण बन जाते हैं। तो मेदो रोग हमें कम करना है तो हमें कैसी चिकित्सा करनी पड़ेगी, कफघ्न, एंटी कफ चिकित्सा करनी पड़ेगी। जैसे लंघन देना पड़ेगा, पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए हमें कन्विंस करना पड़ेगा, इसको कफघ्न चिकित्सा बोलते हैं। मेद धातु का स्वरूप और संगठन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, हर एक जो भी पदार्थ हमारे पृथ्वी स्तर पर है, वो आयुर्वेद ने कहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ
5 बेसिक एलिमेंट्स। सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे चरक शारीरस्थान अध्याय 6। कौन से हैं पंच महाभूत? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत। व्हाई इट इज द वर्ड इज पंच महाभूत? भूभवती, इसका मतलब है एग्जिस्ट। भूभवती लिख दीजिए, आप लिखते जाइए, ये लेक्चर चल रहा है अभी। भूभवती का मतलब है एग्जिस्ट। महाभूत का मतलब है पूरे विश्व पर, पूरे पृथ्वी पर ये व्याप्त है, इसके लिए महाभूत हो गए। और कितने हैं उस नंबर में? पंच हैं। स्नेह गुण प्रधान ये द्रव धातु है। सारभूत द्रव्य होने के कारण वो गुरु है। गुरु का मतलब है ये व्यंशंति गुण, आप तो जानते हैं, यस्य द्रव्यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति ही स गुरु। जिससे हमारा वजन बढ़ता है उसको गुरु कहा जाता है, नरिशमेंट होती है। मेद धातु पांचभौतिक होता है। इस सूत्र के अनुसार, अभी जो नीचे वाला सुश्रुत सूत्र स्थान भानुमति टीका है, मेद धातु में जल महाभूत का आधिक्य तो है, फिर डल्लणाचार्य के अनुसार केवल जल नहीं, उसमें पृथ्वी का भी आधिक्य होता है मेद धातु में। तो मेदो जल पृथ्वीयात्मकम। अभी प्रकार के बारे में, हरेक धातु के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है पोष्य स्थाई, जिसको आई एम सॉरी, यहां पर मैंने गलत लिख दिया है, इसको मेरे हो सकता है तो मैं दुरुस्त करने की कोशिश कर सकता हूं। ये देखिए क्या लिखा है मैंने, ये जो है अलग है। ये देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल सी और यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ। मेरे को माफ कर दीजिए भैया, ये मेरे से गलती हो गई है। यहाँ से वो मैं हटा देता, अभी ये निकाल देता है ना, तो आपको मैं समझा देता क्या लिखा है फाइनली। और ये जो यहाँ से है ना, यहाँ से हम कंट्रोल सी करके वो नीचे लाएंगे, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आप जानते हैं कि थोड़ा ह्यूमन एरर हो सकती है, तो इसके लिए माफ करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, सो आई बेग यू पार्डन, क्षमा चाहता हूँ आपकी। ये देखिए अभी परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट। यहाँ पर मैं सेव भी कर देता आपके सामने, और ये फिलहाल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर देता। ये देखिए मेद धातु के प्रकार। स्थाई का मतलब है पोष्य, ये स्टेबल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। और अस्थाई का मतलब है पोषक। ध्यान से सुनिए, पोष्य और पोषक, दिस इज अनस्टेबल, रॉ, या ये इसको प्रिकर्सर भी कहा जाता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल भी कहा जाता है। ये 2 तरीके के मेद धातु के प्रकार हम मान सकते हैं। अभी परिणमन की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस या डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म। रस रक्त मांस धातु का पोषण करते हुए धीरे धीरे करके जो हमारा आहार रस है वो मेद स्रोतस, मेदो वह स्रोतस जो है उसमें आ जाता है। उसके बाद वहां पर खले कपोत न्याय के अनुसार केवल उस आहार रस से मेद पोषक अंश का स्वीकार किया जाता है। जो भी ऑयली सब्सटेंसेस हैं, घी हो या ऑयल हो, जो फैटी सब्सटेंसेस है, कोलेस्टेरॉल जिसमें है, वो पदार्थ लिए जाते हैं वो कोलेस्टेरॉल बनाने के लिए या फैट टिश्यू बनाने के लिए, और मेद का पोषण होता है। क्रम परिणमन न्याय के अनुसार मांस धातु के द्वारा भी मेद का पोषण होता है। आहार रस से भी होता है और मांस धातु से भी होता है। कैसा लिखा है देखिए सुश्रुत सूत्र स्थान में, मांसम शरीर पुष्टिम मेद सहाच। उत्पत्ति क्रम के अनुसार ये चौथा धातु है, रस रक्त मांस और मेद। तो इसीलिए मांसात मेदहा प्रजायते। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल करेक्ट लिखना चाहिए, फिर मेरे को इतना वो मराठी टाइप करना नहीं आता, तो ये मांसात है। देखिए, रसान रक्ता तथा मांसात मेदसा श्वेतता कथम। चरक चिकित्सा स्थान में एक प्रश्न पूछा गया है 15वें अध्याय में, गृहणी अध्याय में। एक और क्वेश्चन है, द्रव धातु हो स्थिरान मांसान मेदसा संभव कथम। तो ये पहले वाले जो रसरक्त लिक्विड है, उसके बाद ये मांस और मेद सॉलिडिफाइड धातु कैसे बन गए? ये मेद धातु व्हाइट कलर का कैसे बन गया? हाँ देखिए, ये देखिए उपरोक्त तो ये प्रश्न के उत्तर यहाँ पर लिखिए है। ये मांस धातु कैसे है? रक्त वर्ण युक्त और पार्थिव है। उसके ऊपर वायु, अग्नि और श्लेष्मा, इन तीनों घटकों के संस्कार हो जाते हैं। वायु का संस्कार, अग्नि का संस्कार, श्लेष्मा का संस्कार। और मांस धातु का रूपांतर मेद धातु में होता है।
ये रक्त वर्ण युक्त है, ये श्वेत वर्ण है। हाँ, ये भी स्निग्ध है और ये भी स्नेह गुण प्रधान है। फिर मांस धातु से इसमें ज्यादा स्थिरत्व है, अधिक स्थिरत्व है और अधिक श्लक्षणत्व भी है। जो लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी है, इट इज बेटर इन द मेद धातु देन द मांस धातु। ओके, ये देखिए मांस धातु के ऊपर मांसाग्नि, ये जो धात्वग्नि है उसका संस्कार हो गया और अग्निजन्य पाचक के कारण मतलब पाक होने पर, ट्रांसफॉर्मेशन होने पर नवीन संस्कार बन जाता है और ये मेद धातु बन जाता है। तो महाभूतों का संयोजन विभाजन होकर मांस की अपेक्षा मेद धातु में नवीन पुनर्गठन निर्माण होता है। ये देखिए मेद धातु का पोषक अंश कहां पर आ गया, मेदोह स्रोतस में आ गया। वहां वहां कौन है, कौन सा धात्वग्नि है, मेदोग्नि है। हाँ, तो ये मेदोग्नि मेदोह स्रोतस ये संस्कार पूरे हो जाने के बाद एक तो पहला पोष्य दैट इज स्टेबल फैट टिश्यू बन जाएगा। उसके बाद उसके जो सेकेंडरी टिश्यूज हैं, उपधातु सिरा स्नायु, इसकी भी निर्मित हो जाएगी। ये पहला फर्स्ट पार्ट है। त्रिधा मतलब थ्री टाइप्स ऑफ द पार्ट्स विल बी देयर। सेकंड पार्ट जो है वो अस्थि का पोषकांश भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और फाइनली मल पार्ट, मल में दो प्रकार है, जैसे स्थूल मल का नाम है स्वेद और सूक्ष्म मल का नाम है क्लेद। परिणमन काल कितना होता है, मतलब ये मेद धातु कितने दिन में बन सकता है शरीर में। आहार उपभोग दिनात मेदस्त्वम पंचमी, चरक विमान स्थान, 15th चैप्टर ऑफ ग्रहणी, चरक विमान स्थान, चक्रदत्त टीका। हालांकि शरण तथा आपूर्ति मतलब डीजनरेशन एंड रीजनरेशन, चय और अपचय की जो घटनाएं हैं वो परिवृत्तिस्तु चक्रवत कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट्स अ साइकिल। परिवृत्तिस्तु चक्रवत मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस लाइक अ साइकिल। इस न्याय के अनुसार ये अनवरत कंटिन्यूअस चलती रहती है। तथापि पोषक भाव निर्माण होने के लिए, निर्मित की अवस्था प्रतीत होने के लिए 5 दिन का समय हम मान सकते हैं मेद धातु के बारे में, पोषक घटक निर्माण होने के लिए। तो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने में, पोषक धातु तैयार होने में 15वें दिन वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। 5वें दिन से प्रोसेस चालू हो जाएगी और 15वें दिन में फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने डिस्कशन किया मेद धातु भाग 1 में नाम निरुक्ति पर्याय स्थान संगठन स्वरूप धातु प्रकार परिणमन और परिणमन काल, बीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर, क्रिया शारीर लेक्चर। अगले भाग 2 में हम देखेंगे, जरूर देखिए आप वीडियो, मेद धातु के गुण, मेद धातु प्रमाण, मेद धातु कार्य। दिस इज बीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर फॉर क्रिया शारीर सब्जेक्ट इन हिंदी। और भाग 3 भी आप जरूर देखिए, इसमें मेद धातु सारता, मेद धातु के उपधातु, मल और पैथोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है मेद धातु वृद्धिक्षय, ये भी हम देखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ध्यान से सुनिए कि आपको परीक्षा में बिल्कुल एक धातु तो कम से कम एलएक्यू के लिए पूछा जाएगा, जिसका उसमें लिखा जाएगा कि मेद धातु की संगठन स्वरूप, प्रकार, परिणमन या गुण और कार्य लिखने के बाद वृद्धिक्षय के लक्षण लिख दिए, तो एलएक्यू हो गया पूरा का पूरा। ऐसे हर एक धातु आपको तैयार करना होगे, उसके साथ साथ वात पित्त कफ की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है, इसलिए मैं आपको विनंती करता हूं कि ये मेरा वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। फिलहाल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करने के लिए मत भूलिए, ऐसी मैं आपको विनंती करता हूं। तो इसी के साथ आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। विश यू हैप्पी हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। धन्यवाद।